Hey guys, finally welcome to the last part of advertising and sales management. आज हम जर्नी टू सक्सेस में फाइनली फोर्थ यूनिट कवर करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम सेल्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं ये जानेंगे। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो आपकी सेल्स टीम है उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहां पे आपके क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है कि कौन सा सेल्स पर्सन किसको क्या कहते हैं रिपोर्ट करेगा और क्या क्या उनके रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपकी कंपनी में क्लियर स्ट्रक्चर होना, क्लियर सेल्स टीम्स का होना, क्लियर उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का होना और सबकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी होना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का क्या साइज है, किस इंडस्ट्री में है और क्या गोल्स है कंपनी के। सो कॉमन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हो सकता है कि जो सेल्स है वो एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इनसाइड सेल्स के लिए अलग, आउटसाइड सेल्स के लिए अलग, की अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अलग, सेल्स ऑपरेशंस के लिए अलग, सेल्स सपोर्ट के लिए अलग। सो उनका जो सेल्स में फंक्शन है उस फंक्शनल बेसिस पर उन्होंने स्ट्रक्चर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट टेरिटरी वाइज भी वो कर सकते हैं कि इस ज्योग्राफिकल एरिया का ये वाला है, इसका ये है। सो उन्होंने टेरिटरी वाइज सेल्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं, टेरिटरी वाइज है। या जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोडक्ट वाइज भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज उन्होंने स्पेशलाइज्ड एजेंट को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बना के हर एक की अलग अलग सेल्स टीम या अलग अलग इंडिविजुअल्स बना दिए जो कि उस प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मार्केट स्ट्रक्चर वाइज भी हो सकता है कि उनका मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर वाइज कैसे एलोकेशन कर रहे हैं सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स की। हाइब्रिड भी हो सकता है, मतलब किसी कंपनी में मिक्सचर भी हो सकता है कि उन्होंने डिवाइड कर रखा है फंक्शनल बेसिस पर भी एंड टेरिटरी बेसिस पर भी। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हो सकता है क्योंकि इससे क्या होता है जो कंपनीज है उनको कस्टमाइजेशन भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब है कि कोई भी कंपनी में सेल्स पर्सन की जो टीम्स है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कैसे उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है, क्या उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विद इन अ सेल्स डिपार्टमेंट। सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के हमने 5 काइंड्स पढ़े। फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है एंड देन लास्ट वन इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो सकता है। आई होप आप सभी को ये 5 टाइप्स फंक्शनल, टेरिटरी, प्रोडक्ट, मार्केट एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या रिलेशनशिप होता है सेल्स डिपार्टमेंट का अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको एग्जाम में आ जाता है अटेम्प्ट करना, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही इंटीग्रल रोल होता है। सेल्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है ओवरऑल सक्सेस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट सारे मिलके काम करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, फटाफट से हेडिंग्स बना लोगे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की ताकि आपको आइडिया लग सके कि इन सबके साथ क्या रिलेशन होता है। सो आप जल्दी से क्या क्या हेडिंग्स बना सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देन ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स एंड लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप हेडिंग्स बना लोगे। अब आप इन सब का रिलेशनशिप बताओगे कि जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है उनके साथ क्या रिलेशन होता है। अब देखो मार्केट और सेल्स वाले तो ऑब्वियसली क्लोजली इंटीग्रेट होकर काम करेंगे। सेल्स वाले बताएंगे ना कि कौन सी सेल्स इफेक्टिव है, कैसे मार्केटिंग कैंपेन में वो हेल्प कर सकते हैं। सो मार्केटिंग वाले सेल्स वालों के साथ आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि ऐड कैसे होगी, ब्रांडिंग कैसे होगी। सेल्स डिपार्टमेंट उनको फीडबैक देगा कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है भी या नहीं। वैसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो सेल्स वाले हैं उनको क्लियरली पता होता है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं। सो वो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको क्लियरली बताएंगे कि एक्चुअल में डिमांड क्या है। सो उनको सजेशंस एंड फीडबैक्स दे सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। अब जो कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट है वो जितने भी क्वेरीज होती हैं या जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। सो सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है ताकि वो कस्टमर के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके और कोई भी इशू एस्केलेट ना हो। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम करते हैं, उनको क्लियरली पता होता है कि क्या क्या सेल्स वगैरह होने वाली है। सेल्स को प्रिडिक्ट कर देता है। सेल्स डाटा जो प्रोवाइड करते हैं वो सेल्स वाले प्रोवाइड करते हैं। सेल्स वाले प्रॉपर इनसाइट्स देते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब क्या देख रहे हैं। सो एक दूसरे में सारे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, इंटरलिंक्ड होकर काम करते हैं। वैसे अगर हम लॉजिस्टिक्स की या ऑपरेशंस की बात करें, सेल्स वाले क्लियरली बताते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, वो जल्दी डिलीवरी चाहता है, कैसे चाहता है, क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है अगर कोई कस्टमर की है तो। सो फुली कमिटेड हो गए क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स के साथ बात करके प्रॉपरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं।
वैसे अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें सो आपको पता है कि ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो सेल्स स्टाफ है उसको रिटेन करके भी रखना है और मोटिवेट करके भी रखना है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेल्स टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग का काम देखता है कि कैसे उनको ऑनबोर्ड करना है, कैसे उनको हायर करना है, कैसे उनको रिक्रूट करना है। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स सेल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो उसमें हमारे नेटवर्क्स होते हैं, उनमें रिलेशनशिप्स कैसी होती है और क्या क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप। सो आपको पता है कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या सप्लायर टू द एंड कस्टमर। सो नेटवर्क में बहुत सारी एंटिटीज आएंगी और बहुत सारे रिलेशनशिप्स आएंगे जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। की एलिमेंट्स या की स्टेक होल्डर्स क्या आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप में? हमारे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, नेक्स्ट वन इज रिटेलर्स, देन ट्रांसपोर्ट एंड अदर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, कस्टमर्स या फिर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, सो आप ये जो अगर आपको इनकेस ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप बताओ, तो आप बताओगे कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे हमारी एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं। सम ऑफ द की रिलेशनशिप विद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। सो इनके हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर तो आपको बहुत कुछ पता ही है। सप्लायर क्या करते हैं, जितने भी गुड्स हैं उनको एडिक्वेट क्वांटिटी में, क्वालिटी में और टाइमली सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं रॉ मटेरियल वगैरह को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बना पाए। इन्वेंटरीज को मैनेज वगैरह करते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और आगे अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करके या तो रिटेलर्स को दे देते हैं और समटाइम्स डायरेक्टली कस्टमर्स को भी दे देते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद के अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को बेचते हैं थ्रू द लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड ट्रांसपोर्टेटर्स। ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करते हैं, रिटेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेके सामान को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार ये बहुत सारे डिलेज भी कर देते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स में, एफिशिएंट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स में। कस्टमर्स क्या हैं, जो एंड में प्रोडक्ट्स को अल्टीमेटली रिसीव करते हैं और फाइनली परचेज प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, देन अपना कस्टमर फीडबैक देते हैं एंड डिमांड पैटर्न्स हमें पता लग जाते हैं कि कस्टमर के डिमांड पैटर्न्स क्या हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये 6 हेडिंग्स याद करनी है: सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, कंज्यूमर्स या फिर एंड कस्टमर्स। अब आपको कंपनी में हो, आपको जो आपकी सेल्स फोर्स है उसको मैनेज करना है, मतलब उनको रिक्रूट भी करना है और उनको सिलेक्ट भी करना है। सो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे? ऑब्वियसली आपको सबसे पहले जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, जॉब के डिस्क्रिप्शन क्लियर होने चाहिए। देन आप सोर्स कैंडिडेट्स को सर्च करोगे। आप सर्च इंटरनल रेफरेंसेस से भी कर सकते हो, जो बोर्ड पे भी लगा सकते हो, प्रोफेशनल नेटवर्क्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू या फिर डायरेक्टली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाके भी सर्च कर सकते हो। देन आपके पास जो भी आपके सोर्स कैंडिडेट्स हैं वो आ जाएंगे। आप उनके रिज्यूमेस को स्क्रीन करोगे और जो पहले आपको मिसफिट लगेंगे उनको हटा दोगे या एप्लीकेशंस लुकअप करोगे। देन जो आपको सुटेबल कैंडिडेट्स लगेंगे उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे। देन उनका सेल्स की जो स्किल्स है एंड एप्टीट्यूड है वो देखोगे, उनके रेफरेंसेस देखोगे कि क्या उन्होंने पहले कोई काम किया हुआ है, कोई और एडिशनल चीजें आप कंसीडर करना चाहते हो, वो सब आप देखोगे। देन आप सिलेक्शन का डिसीजन ले लोगे एंड देन आप उनको जॉब ऑफर करोगे और उनको अपनी कंपनी में ऑन बोर्ड कर लोगे। सो अगर आपको किसी को भी सेल्स पर्सन को या सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को रिक्रूट एंड सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप क्या क्या करोगे? जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, source candidates, screen resumes and applications, conduct interviews, assess the sales skills and aptitude, check references, make the selection decision and offer and onboarding। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंटर्स ऐड एंड एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है। मैंने यहाँ पे बहुत छोटे से में समराइज करा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। देखो, जो ट्रेनिंग होती है ना, वो यूजुअली एक स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए होती है ताकि जो आपकी इमीडिएट जॉब परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़े। तो जो ट्रेनिंग है दैट इज अ शॉर्ट टर्म स्किल ओरिएंटेड, और ताकि जो आपकी अभी वाली करंट नॉलेज है और जो पोटेंशियल नॉलेज कंपनी चाहती है उन दोनों के गैप को कवर अप करा जा सके। और डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें इंडिविजुअल की ओवरऑल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है,
उसका ब्रॉड लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप स्किल, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। इसके लिए क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेनिंग में तो इमीडिएट जॉब परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है और डेवलपमेंट में फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो ट्रेनिंग इमीडिएट जॉब रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करती है और डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करती है इंडिविजुअल का फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। पर दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग सेल्स फोर्स के लिए। सो ट्रेनिंग क्या है, इमीडिएट जॉब परफॉर्मेंस के लिए आप स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म के लिए स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर रहे हो, एंड डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एडवांसमेंट के लिए आप ओवरऑल इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर आपका जो सेल्स पर्सन है, जो आप सेल्स वाला पर्सन है, उसको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे उसको सुपरवाइज कर सकते हो और कैसे उसको कंपेंसेट कर सकते हो। देखो, अगर ये जनरल क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा होता तो भी हम इसके पॉइंटर्स इजीली लिख के आ सकते हैं। जस्ट मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम सेल्स पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको सुपरवाइज करेंगे हमारे सेल्स पर्सनल को, और कैसे हम उसका कंपेंसेशन करेंगे। तो ये बहुत ही इजी से टॉपिक्स हैं, आप इसमें कुछ भी लिख के आ सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू ही है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए आप उनको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स दे सकते हो, और जो रिवॉर्ड्स है वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। गोल सेट कर सकते हो उनके लिए क्लियर, ताकि उनको पता हो कि वो टारगेट्स कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे सेल्स कॉन्टेस्ट एंड इंसेंटिव्स आप स्टार्ट कर सकते हो, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो और उनको एक पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट दे सकते हो। सो मोटिवेट करने के लिए सैलरीज हाइक, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, गोल सेटिंग, उनके लिए कंटेस्ट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अच्छा वर्क एनवायरमेंट, ये सब चीजें ही आप करोगे, राइट। नेक्स्ट है आपको उनको सुपरवाइज करना है। सो आप उनके साथ सुपरविजन कैसे कर सकते हो, उनके लिए क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटअप करके, उनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करके, उनको प्रॉपर कोचिंग एंड ट्रेनिंग देके, ताकि आप उन पे चेक रखो, उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करके, और अगर वो गलतियां कर रहे हैं साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्ट करके कि ये नहीं करना, और उनको एम्पावर एंड ऑटोनॉमी देके आप उनको सुपरवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपने उनको कंपेंसेशन देनी है, तो आप कंपेंसेशन कैसे दे सकते हो। आई होप जिनका कंपेंसेशन मैनेजमेंट का या कोई एग्जाम होगा उनको पता होगा कि कंपेंसेशन में सारी चीजें आती हैं। बेस सैलरी आती है, इंसेंटिव्स आते हैं, कमीशन आते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस आते हैं, और पर्क्स एंड बेनिफिट्स आते हैं, और बहुत सारी रिकॉग्निशन एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है। अब आपको सेल्स एफर्ट्स को क्या करना है, कंट्रोल करना है। वही सारा सेम प्रोसेस है, वही सारी सेम चीजें हैं, ठीक है। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। कंट्रोल कैसे करेंगे सेल्स एफर्ट्स को, क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रख के प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओगे। देन आप सभी की जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक एंड मॉनिटर करोगे, सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखोगे, उनको टाइमली फीडबैक दोगे कि क्या वो गलतियां करें, अगर उनको चाहिए तो कोई करेक्टिव एक्शंस आप बता दोगे, सेल्स की स्ट्रैटेजीज बताओगे। जरूरी है कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज है ओवरऑल बिजनेस के साथ अलाइन करें, इवैल्यूएट करोगे उनकी परफॉर्मेंस, प्रॉपरली टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह यूज करोगे, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहोगे। ये किसी को लर्न नहीं करना, अपने आप कराना, अपने आप पॉइंट्स बना के आ सकते हो। वैसे ही अगर आपको सेल्स पर्सनल को इवैल्यूएट करना है, आप वही उनके लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखोगे, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यूज करोगे, देखोगे कि सेल एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए या नहीं। अगर वो गोल्स अचीव कर लेते हैं आप उनको रिवॉर्ड्स दे दोगे, अगर कोई प्लान्स चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए उनको प्लान्स बता दोगे, उनकी करियर डेवलपमेंट करोगे, ऑनगोइंग जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करोगे। वही सारे सेम पॉइंट्स हैं, अपने आप बना देना, इसमें से कुछ लर्न नहीं करके जाना। नेक्स्ट है सेल्स एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये जरूरी है कि सेल्स को एनालाइज करना और कॉस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप सेल्स को एनालाइज करना चाहते हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, हम एस्टिमेट करेंगे कि सेल्स का कितना रिवेन्यू होने वाला है, क्या क्या सेल्स के हमारे ट्रेंड्स हैं और क्या क्या हमारी सेल्स की परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर हमें कॉस्ट को एनालाइज करना है, हम सारे के सारे कंपोनेंट सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कॉस्ट हमारी करवा रही हैं, क्या क्या हमारे खर्चे हैं, कॉस्ट की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करेंगे कि क्या बाकी हम हमारी कॉस्ट को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कवर अप कर भी पाएंगे या नहीं। सो हम कंपेयर करेंगे हमारे सेल्स डाटा को हमारी कॉस्ट के साथ, ताकि हम एड्रेस कर पाए कि अगर कॉस्ट और सेल्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट बन रहा है, क्या हमारे बजट्स के अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं या नहीं हुई है। तो बजट से हम वेरिएंस निकालेंगे कॉस्ट का भी और सेल्स का। लास्ट हमारा है एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिंग, कि जब भी आप सेलिंग करने जाते हो आपको लीगल चीजें भी ध्यान में रखनी है और एथिकल चीजें भी। एथिकल चीजों में क्या क्या लिख सकते हो, आपको कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहना है और इंटीग्रिटी के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको कस्टमर की नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देनी है, कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, डाटा प्रोटेक्शन करना है, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। तो जितने भी एथिकल पॉइंट्स हैं आपके माइंड में आते हैं, आपको उसको सेलिंग के साथ रिलेट करना है। और लीगल में आप ये ध्यान रखोगे कि आप कोई भी रेगुलेटरी चीजों का वायलेशन नहीं कर रहे हो, आप लॉज के साथ रेलिवेंट रह के काम कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको कोई कॉपी नहीं करना, एकदम से कोई कंपैरिजन नहीं करना ब्रांड के साथ, कोई फॉल्स एड्स नहीं देनी, तो आपको फॉल्स क्लेम्स, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस और अनफेयर कॉम्पिटिशन नहीं करना।
आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स का रिस्पेक्ट करना है और उनके ऑब्लिगेटरी रहना है। सो एज सच इस यूनिट में आपको कुछ लर्न नहीं करना था, जस्ट सिंपल वाले कंसेप्ट से मैंने आपको एक बार सारे कंसेप्ट बता दिए। अगर आपको दोबारा रिवाइज करना, आप वीडियो को दोबारा 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट अभी चैनल पर मिल जाएगी। फाइनली हमारा सारा जो यूनिट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपके कोई भी व्यू पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड द यूट्यूब चैनल।